Hello everyone, welcome back to JK Civil Services platform. I am Razia and I am your teacher for the current affairs of national and international importance. ठीक है, तो वी ऑल नो कि जो करंट अफेयर्स की का वर्ल्ड है इट इज़ सो वास्ट कि अगर हम पढ़ने जाएं तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट लगने लगती है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट लगने लगती है एंड वी टेंड टू लीव इट एज सच. ठीक है, बट यहाँ पे हम वो नहीं करने वाले हैं. बहुत ही मेटिक्यूलस रिसर्च के बाद मैं आपके लिए जनवरी 2024 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो लेकर आई हूँ यहाँ पे, ताकि आपके लिए थोड़ा सा काम को आसान कर दूँ. और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये जो पीडीएफ है, ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. ठीक है, टॉप जो 33 करंट अफेयर्स है वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ. इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे. अभी ये जो पार्ट 1 है इसमें मैं आपको हाफ ऑफ द करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी फॉर जनवरी 2024 और नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड हाफ पढ़ाया जाएगा. तो ठीक है, हमारा क्या अप्रोच रहेगा यहाँ पे, हम पहले एमसीक्यू को देखेंगे, उसको सही से समझेंगे, उसके आंसर को देखेंगे कि आंसर क्या है एंड उसके बाद हम थोड़ा कंटेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स को भी इंक्लूड किया गया है सो दैट आपका विजुअल मेमोरी भी साथ साथ बनता रहे. ठीक है, उसके बाद जो कंटेक्स्ट है उसको थोड़ा समझेंगे. कंटेक्स्ट में देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एमसीक्यू है ये न्यूज़ में क्यों था, और फिर आपके लिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, मतलब जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, और फिर थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे उस पर्टिकुलर एमसीक्यू के रिलेटेड समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले हम यहाँ पे हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है उसको यहाँ पे पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं. सो जो हमारा आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, इट इज जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है. तो हमारा जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, ये इनिशिएटिव जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. ओके, हमारा एमसीक्यू हमने देख लिया है. अभी हम थोड़ा कंटेक्स्ट को जानते हैं, थोड़ा सा स्कीम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. द जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट ZED स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2016 में. ठीक है, अक्टूबर 2016 में ऑफिशियली लॉन्च हुई थी, लेकिन फिर अप्रैल 2020 में इसको रिवैम्प कर लिया गया था. यानी कि थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट्स लाई गई, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया इसको फॉर बेटर. ओके, ठीक है, अभी क्या करते हैं, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम के अंडर सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज हमारी है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको ध्यान में रखते हुए जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उनको कैटेगराइज किया जाता है और फिर उन्हें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होती है अंडर गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज लेवल्स बेस्ड ऑन 20 पैरामीटर्स. ओके, तो ये तो एक चीज हो गई. दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट्स प्रमोटिंग जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन. दिस इज फॉर कंज्यूमर, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा. दे विल बी जीरो डिफेक्ट. ओके, एनवायरमेंट पे जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स और जीरो डिफेक्ट जो भी प्रोडक्शन हो रही होगी. ओके, तो और क्या होगा, अपग्रेड किया जाएगा क्वालिटी को, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे. एंड दिस विल ऑल्सो सपोर्ट मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया एक स्कीम है जो 2015 से शुरू किया था फॉर आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट भारत. हम जानते हैं बहुत सारा हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हमने मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की है, जिसके चलते अगर हम हमारी प्रोडक्शन विद क्वालिटी, देखिए हम प्रोडक्शन तो करते हैं, क्वालिटी वाइज थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मिस आउट कर लेते हैं. तो अगर विद क्वालिटी जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन हो रही है तो इट विल ऑल्सो सपोर्ट मेक इन इंडिया एंड इंडिया को आत्मनिर्भर बनने में ये हेल्प करेगा. ओके,
इस स्कीम में क्या किया जाएगा, जो MSMEs है, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी विद अप टू 75% सब्सिडी, ताकि वो क्या करे, जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है उनको अडॉप्ट करे और अपना यहाँ पे प्रोडक्शन करे और अपने लिए उनका इनकम भी जनरेट हो। ठीक है, इसमें जो सर्टिफिकेशन के चार्जेस रहते हैं दैट आर फ्रॉम 10,000 टू ₹90,000। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम। कहीं रोम करने की जरूरत नहीं, आपके नोट्स आपको मिल चुके हैं, आपको स्कीम के बारे में पता चल गया। हम जानते हैं कि एनवायरमेंट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट के रिलेटेड, पोल्यूशन के रिलेटेड ये चीजें न्यूज में रहती है। तो ये चीजें हमारे एनवायरमेंट कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, और यहाँ पे जीरो इफेक्ट के लिए मैं एक और बात बताऊँ, हम जानते हैं ना कि जो इंडस्ट्रीज होती है पोल्यूशन वाइज इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो केमिकल्स वहाँ से इंडस्ट्रीज से आते हैं उनका एक अलग इफेक्ट रहता है हमारे एनवायरनमेंट पे, हेल्थ पे। ठीक है, उसको इम्पैक्ट को कम करने के लिए यहाँ पे जीरो इफेक्ट लिखा हुआ है, जीरो इफेक्ट की तरफ हमें ले जाया जा रहा है इन इंडस्ट्रीज को, तभी इनको सर्टिफिकेट्स मिलती हैं। ठीक है, ओके, विल सी द नेक्स्ट MCQ। 30-meter telescope project, a joint collaboration of which one of the following countries। एक प्रोजेक्ट है 30-meter telescope, हमें बताना है किन कंट्रीज का ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन से बनाया गया है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे आंसर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो US, जापान, चाइना, कनाडा एंड इंडिया हमारा आंसर हो रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा TMT के बारे में पढ़ लेते हैं, कंटेक्स्ट जानते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट अमंग द US, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया। ठीक है, ये दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होने वाली है। ओके, इसमें क्या है, इसके कोर पे एक 30 मीटर का सेगमेंटेड मिरर होगा। जो टेलीस्कोप है इसको कहाँ पे लोकेट किया जाएगा, जो हवाई है। आपके लिए होमवर्क होगा, आप जाके वर्ल्ड मैप में हवाई की लोकेशन देखेंगे। ओके, तो इसको वहीं पे जो वहां पे मोआना की एक इनएक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, वहां पे इसको लोकेट कर दिया गया है एंड इट विल एनेबल जो हमारी इंफ्रारेड और ऑप्टिकल मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस है डीप स्पेस के बारे में हम इसकी मदद से कर सकते हैं। ओके, विल सी द नेक्स्ट MCQ। Recently, the central government announced its plan to extend basic facilities under the PM Janman scheme to which endangered tribe? Recently, central government ने अपना प्लान अनाउंस किया है कि PM जनमन स्कीम के अंडर जितनी भी फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है वो किसी एक और ट्राइब को भी अब मिलेंगी। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट्स कोलाम ट्राइब। कोलाम ट्राइब को भी अभी इस स्कीम के अंडर ले लिया गया है। ठीक है, ओके, तो कंटेक्स्ट जानते हैं यहाँ पे। टू द एंडेंजर्ड कोलाम ट्राइब थ्रू द जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंडर जो कि फोकस करती है हेल्थ और एजुकेशन पे, अभी कोलाम ट्राइब को भी इसमें ले लिया गया है। ओके, जो कोलाम ट्राइब से, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो कोलाम ट्राइब से कहाँ कहाँ पे मिलती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, और ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। सो व्हाट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ये एक सब क्लासिफिकेशन है अंडर ST कैटेगरी, जो कि थोड़ी ज्यादा वल्नरेबल होती है देन रेगुलर ST कैटेगरी। क्या मतलब है, जो ये थोड़ी सी ज्यादा बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहता है हमारा। और जो ये है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये क्या करती है, इसके अंडर ये जो ट्राइब्स होती हैं इनको सेफ हाउसिंग या ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, या इनको एजुकेशन का एक्सेस मिलता है, हेल्थ न्यूट्रिशन पे इनके ध्यान दिया जाता है और उनको कुछ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है पर्टिकुलर, ये इसीलिए लेकर आए थे ताकि इन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा हो। और जो कोलाम ट्राइब्स के बारे में हमें पढ़ा, ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है करंटली इंडिया में कितनी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पाई जा रही हैं। थोड़ा और कोलाम ट्राइब्स के बारे में बता देती हूँ कि ये गोंड ट्राइब के प्रीस्ट्स हुआ करते थे। प्राइमरली ये फार्मर्स हैं, बट अभी इन्होंने शिफ्ट कर लिया है फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसको जूम कल्टिवेशन भी कहा जाता है, टू सेटल्ड फार्मिंग। कोलामी लैंग्वेज बोलते हैं और इनका जो स्क्रिप्ट है दैट इज देवानगरी स्क्रिप्ट। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट कोलाम ट्राइब्स। ओके, विल सी द नेक्स्ट वन।
Recently, which temple presented the ceremonial bow known as Unavillu to the Ayodhya Ram Temple? अयोध्या राम टेम्पल इस बार काफी ज्यादा न्यूज में था। तो अभी एक सेरेमोनियल बो किस टेम्पल ने उनको प्रेजेंट किया गया है जिसको उनाविल्लू के नाम से जाना जाता है? सो इसका जो आंसर है दैट इज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ने प्रेजेंट किया दिस सेरेमोनियल बो टू द अयोध्या राम टेम्पल। कंटेक्स्ट को थोड़ा जानते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस एपिक्स में है, पुराणास में है। एपिक्स यानी कि महाभारत, रामायण। ठीक है, इसकी वहां पे सिग्निफिकेंस ज्यादा है। ओनाविल्लू एक बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है जहां जिसपे पुरानिक इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब कर दिया गया और यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल आप देख सकते हैं। इधर पे कुछ पिक्चर्स पिक्टोरियल डिपिक्शंस है यहाँ पे काफी सारी, और इसमें कुछ थीम्स है जैसे अनंत शायनम, दशावथरम, श्री राम पटाभिषेकम, श्री कृष्ण लीला एंड दोज फॉर शास्त्रा एंड गणेश। ठीक है, ये थीम्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है कि उनाविल्लू एक बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है और इसकी प्रिपरेशन में टोटल 41 डेज लगते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में? 41 डेज। एंड ये बना होता है येलो कडम जो कि एक ट्री है एंड महागोनी का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम हमारा MCQ देख लेते हैं। On which date the प्रवासी भारतीय दिवस observed in India? हमें बताना है किस डेट को प्रवासी भारतीय दिवस इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको NRI डे के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, NRI डे के नाम से भी इसको जाना जाता है एंड इट इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन January 9। ठीक है, January 9 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ओके, तो कंटेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन January 9 ताकि जो ओवरसीज सिटीजन्स है इंडिया के और ओवरसीज जो इंडियन कम्युनिटी रहती है जिसको डायस्पोरा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, वो इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं बाहर के स्टेट्स में। राइट, हमारे सॉफ्ट पावर में वो हेल्प करते हैं, यानी कि अगर वो पार्ट है किसी कंट्री का, ठीक है, तो उससे हमारा रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप बेटर होता है। दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दियर इकोनॉमी। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारा रिलेशन सही बना रहता है। तो वो हमारे इसका कल्चरल हिस्ट्री का एक पार्ट है। कल्चरली हम कह सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे डेवलपमेंट को। द डे कोमेमोरेट्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन January 9, 1950। ये जो दिन है, इस दिन को गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से मुंबई वापस आए थे। कब? January 9, 1950 को। उसी को मेमोरेट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हम जानते हैं कि जो गांधी जी की अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिस्ट्री रही है दैट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका ओनली, है ना। उसके बाद फिर वो मुंबई आए थे और यहाँ फिर उनका फिर वो फेज स्टार्ट हुआ था। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसको 2003 में एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ताकि जो इंडिया की डायस्पोरा कम्युनिटी है या बाहर जो इंडिया की कम्युनिटी रह रही है, ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, ताकि उसको और ज्यादा क्लोजली कनेक्ट किया जा सके इंडिया के साथ। ओके, विल सी द नेक्स्ट वन। Who has been appointed as India's ambassador to the World Trade Organization in Geneva? हमें बताना है कि अभी हाल ही में किसको इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है इट इज सेंथिल पांडियान सी। सेंथिल पांडियान सी जो कि एक IAS ऑफिसर है यूपी काडर के फ्रॉम 2002 बैच, उन्हीं को अभी एम्बेसडर बनाया गया है टू WTO इन जेनीवा। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव किया अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कैबिनेट की, उन्होंने January 5, 2024 को। इनका जो टेन्योर रहेगा दैट विल बी फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज। तो इन्होंने ही हैज बीन द अपॉइंटमेंट फॉलोज द एंड ऑफ ब्रिजेंद्र नवनीत टेन्योर। जो ब्रिजेंद्र नवनीत है वो इनके प्रेडिसेसर थे, तो उसके बाद अभी इनका जो सेंथिल पांडियान है इनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, समथिंग अबाउट WTO। जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हैं एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ग्लोबली सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड रूल्स बनाती है। ठीक है, और फिर जो पार्टीज होती हैं उनको इन ट्रेड रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ओके।
1994 में जो मराकेश एग्रीमेंट हुआ था उसी ने एस्टैब्लिश किया था किसको? WTO को। ठीक है, पहले GATT हुआ करता था तो फिर WTO आया। ओके, तो ये ग्लोबली ट्रेड रूल्स बनाती है, तो उसी का एम्बेसडर जो सेंथिल पांडियान है उनको बना दिया गया है। विल सी द नेक्स्ट MCQ। Which style of architecture was used in the construction of Jagannath temple recently seen in the news? जो जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है वो रिसेंटली न्यूज में थे, तो हमें बताना है कि इनका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है। तो इनका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इस टेम्पल का, दैट इज कलिंगा आर्किटेक्चर। इट्स नॉट नगारा, इट्स नॉट द्रविड़ा, इट्स नॉट विसारा, इट इज कलिंगा आर्किटेक्चर। ओके, अभी थोड़ा कंटेक्स्ट देख लेते हैं। Odisha CM inaugurated a heritage corridor officially named Shri Mandir Parikrama encircling the revered Jagannath temple। देखिए, जो ओडिशा के CM हैं, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि करंट ओडिशा के CM कौन है। उन्होंने क्या किया है, एक हेरिटेज कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया है जिसका नाम श्री मंदिर परिक्रमा है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं एक कॉरिडोर, यहाँ पे इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया उन्होंने, जो कि पूरे जगन्नाथ टेम्पल को एनसर्कल कर रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो कॉरिडोर है क्यों बनाया गया? ताकि एक जो एक्सपीरियंस है, जो भी डिवोटीज वहां जाते हैं उनके लिए जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो एनहेंस हो, थोड़ा वो अच्छे से इसको और देख सके। ओके, तो ये जो टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जान लेते, अब न्यूज में है तो थोड़ा सा टेम्पल की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। ये जो टेम्पल है जो किंग अनंत वर्मन थे 12th सेंचुरी के, उन्हीं के रीन के दौरान इसको बनाया गया था। ये जो टेम्पल है ये न्यूट्रलाइज करता है, या अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ से माना जाता है कि दिस टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, इट न्यूट्रलाइज और यू कैन सी इट नलिफाइज। ये क्या करता है, खत्म कर देता है जो गॉड ऑफ डेथ, जिनका नाम यामा है, हिंदू गॉड है ये, उनके पावर को यहाँ पे खत्म करता है, नलिफाई कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, द कलिंगा आर्किटेक्चरल जो ये मार्बल है, इट हाउसेज आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बालाभद्र एंड सुभद्रा। जो सुभद्रा है वो इनकी सिस्टर है, बालाभद्र इनके बड़े भाई हैं, जगन्नाथ जो है मिडिल ब्रदर है। इन्हीं तीनों के वहां पे इस टेम्पल में आइडल्स लगे हुए हैं। इनके लिए जो जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ के लिए एक वहां पे एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम एनुअल रथ यात्रा फेस्टिवल, यानी कि एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स अ रथ यात्रा फेस्टिवल। इट मार्क्स जगन्नाथ's visit to the Gundicha temple. Okay, we'll see the next one. Which community in Kukanam, Kerala speaks the Madhika language that was mentioned in the news? हमें बताना है कि जो कौन सी ऐसी कम्युनिटी है कुकानम केरला की जो मधिका लैंग्वेज बोलती है, जो कि मधिका लैंग्वेज रिसेंटली न्यूज में थी। आप बताइए वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करती है। सो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज चकालिया कम्युनिटी। चकालिया कम्युनिटी की मधिका लैंग्वेज है। तो देखते हैं इसका कंटेक्स्ट, जानते हैं क्यों न्यूज में थी है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, दो लोग हैं यहाँ पे। मधिका लैंग्वेज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, ये जो लैंग्वेज है ये खत्म होने को आ रही है। केरला की जो चकालिया कम्युनिटी, इट्स फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ इट्स यूनिक लैंग्वेज मधिका। सिर्फ 2 ही स्पीकर्स अभी इसके बचे हुए हैं। ठीक है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है कि हमें हमारी जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करना है, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूज में भी काफी थी। ओके, सो मधिका इज अ लैंग्वेज जिसको चकालिया कम्युनिटी ऑफ कुकानम केरला बोल रही है, एंड इट्स ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। पहले तो एक शेड्यूल ट्राइब थी जो ये चकालिया कम्युनिटी है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले एक शेड्यूल ट्राइब हुआ करती, लेकिन अभी ये जो SC कैटेगरी में आती है केरला में। ओके, ये जो लैंग्वेज है मधिका लैंग्वेज, ये कन्नड़ लैंग्वेज को रिजेंबल करती है, लेकिन अभी इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो वहाँ की यंगर जनरेशन है, इट इज मोर ऑप्टिंग फॉर मलयालम। ओके, तो अभी सिर्फ इसके 2 ही स्पीकर्स बचे हुए हैं। गवर्नमेंट भी अपने एफर्ट्स लगा रही है, जैसे स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज से, ताकि मधीका को डिसअपियर होने से यहाँ पे बचाया जा सके। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। इंडियाज फर्स्ट मल्टी सपोर्ट बीच गेम स्टार्टेड रिसेंटली एट विच स्टेट? UT। इंडिया का जो पहला मल्टी सपोर्ट बीच गेम्स है रिसेंटली किस स्टेट है? UT में स्टार्ट हुआ था। तो आंसर इज दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में इंडिया का पहला मल्टी सपोर्ट बीच गेम्स, ध्यान रहिए बीच गेम्स रिसेंटली शुरू हुआ है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट मल्टी सपोर्ट गेम्स 2024 इनॉग्रेटेड इन दीव। ठीक है,
देखिए डॉल्फिन थीम का है, तो डॉल्फिन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो कंटेक्स्ट देखते हैं कि पहला है जो शुरू हुआ द्यू में, इसकी 8 स्पोर्ट्स है जो यहाँ पे फीचर होंगे, प्ले किए जाएंगे, विच इज बीच वॉलीबॉल, पेनकक्सलात, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, सी स्विमिंग, माला खंबा, बीच कबड्डी एंड टग ऑफ वॉर। और यहाँ पे थीम जो है दैट इज डॉल्फिन थीम। ओपनिंग सेरेमनी जो है, ध्यान रहिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी जो है इंडिया के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स के, आपको डिफरेंट बीचेस दिए होंगे, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, बट आपको याद रखना है कि इट्स ऑन गोगला बीच। ओके, सो विच बीच इज दिस? इट इज गोगला बीच, क्लोजिंग एट INS खुखरी मेमोरियल। ओके, विल सी द नेक्स्ट वन. Who has been recently appointed as the CEO, Chief Executive Officer of the Indian Olympic Association? हमें बताना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का रिसेंटली CEO किसको अपॉइंट किया गया है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है इट्स रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ IOA और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ वो किसने किया? बहुत ज़्यादा एक मेटिकुलस सिलेक्शन प्रोसेस चला था जो कि जो नॉमिनेशन कमेटी है IOA की, उन्होंने कंडक्ट किया था। ओके, तो अभी IOA के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। IOA और इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है ये रेस्पॉन्सिबल होती है एथलीट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, या जो भी इंटरनेशनली स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स खेले जाते हैं वहाँ पे। और इंडियन ओलंपिक कमेटी का ये काम रहता है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको मैनेज करना होता है टीम्स को इन इवेंट्स पे। इट गोज विद द नेम ऑफ टीम इंडिया। अभी जो IOC है इसको 1927 में क्रिएट किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। करंट में जो इसकी प्रेसिडेंट है शी इज PT ऊषा। देखो अभी कोई ऐसी कमेटी कुछ ऐसा न्यूज में है, राइट? तो न्यूज में है किसी का CEO अपॉइंट हुआ है, लेकिन आपको जो उसकी फिर पेरिफेरल चीजें हैं वो भी याद रखनी होती है, ताकि अगर आपसे मे भी पूछा जाए तो बताइए करंट प्रेसिडेंट कौन है, PT ऊषा। आप नहीं कह सकते ये तो इरेलेवेंट है, हमसे ये तो न्यूज में था भी नहीं। लेकिन जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटी है, वो तो न्यूज में थी ना। आपको जो भी पर्टिकुलर कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड वो आपको याद करनी है, ताकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर न्यूज में है कोई चीज तो उसकी जो पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन है पूछी जा सकती है। इसलिए आप उसका करंट प्रेसिडेंट जो PT ऊषा है वो भी याद रखेंगे, और जो नॉमिनेट हुए हैं, जो अपॉइंट हुए हैं CEO, उनका भी नाम आप याद रखेंगे। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ध्यान से देखिए वीडियो को और इन क्वेश्चंस पे अच्छे से आप फोकस करिएगा। रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर वॉज पॉस्ट्यूमसली अवॉर्डेड विद भारत रत्न। ही वॉज द फॉर्मर CM ऑफ विच स्टेट? हमें बताना है जो रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर जी है इनको पॉस्ट्यूमसली यानी कि आफ्टर डेथ भारत रत्न अवार्ड मिला है इनको। तो हमें बताना है किस स्टेट के ये फॉर्मर CM रह चुके हैं। तो ये फॉर्मर CM रह चुके हैं बिहार के, ठीक है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज बिहार। अभी आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत रत्न अवार्ड कांट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स विद द नेम ऑफ रेसिपिएंट? देखिए डिफरेंट अवार्ड्स मिलते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, राइट, मिलते ही रहते हैं, ठीक है ना? अभी क्या है, ये जो ऐसे अवार्ड्स हमें मिलते हैं हम उनको अपने नेम के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, वी नो दिस, ठीक है? एज ए प्रीफिक्स और एज ए सफिक्स हम इसको यूज नहीं कर सकते। बट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बताया गया है, या डायरेक्ट मैं आपको वर्ड्स में बता दूं कि अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल के अंडर है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, आपके लिए होमवर्क है। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Leprosy recently seen in the news is an infectious disease caused by which one of the following? हमें बताना है कि लेप्रोसी जो कि रिसेंटली न्यूज में ये डिजीज थी, कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको काज करता है? इज इट बैक्टीरियल, इज इट वायरल, इज इट फंगल और इज इट प्रोटोजोअन डिजीज? ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ पे इसकी फोटो भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि कैसे लीजन स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी पे, आपके होल बॉडी पे आ सकते हैं, इवन ऑन योर एब्डोमेन, चेस्ट, बैक, हैंड्स, ठीक है? तो कहीं पे भी आ सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। अब ये न्यूज में है डिजीज, तो जो बैक्टीरिया काज कर रहा है उसको जानना जरूरी है। आप याद रखेंगे कि इट्स
caused by Mycobacterium leprae which affects skin and nerves spreading through close contact। ये हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, हमारी नर्व्स को भी अफेक्ट करती है एंड इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज। अगर आपका जिस पेशेंट को ऐसा लेप्रोसी हुआ है, अगर आप उसके क्लोज कंटैक्ट में जाएंगे तो इट्स कम्युनिकेबल। ओके, तो अभी क्या हुआ है न्यूज़ में क्यों था कि क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया रेजिमेंट, ट्रीटमेंट रेजिमेंट इसके लिए अप्रूव कर लिया है ताकि क्या हाल्ट किया जा सके इसका ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पे डिजीज इरेडिकेशन की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा डिजीज को इरेडिकेट करने की बात हुई। आपको क्वेश्चन जो एग्जामिनर है कंफ्यूज करके पूछ सकता है कि क्या इरेडिकेशन के लिए इस रेजिमेंट को यहाँ पे लाया गया है या ट्रांसमिशन को हाल्ट करने के लिए लाया गया है या बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इट्स फॉर ट्रांसमिशन हाल्ट। अभी ट्रांसमिशन को रोकना है हमें बाई 2027। ठीक है, ओके। द WHO रिकमेंडेड द 3 ड्रग रेजिमेन। WHO का भी एक 3 ड्रग रेजिमेन है इसके लिए, डैप्सोन, रिफैम्पिसिन, क्लोफाजिमीन। 2015 में इन्होंने लेकर आए थे जिसका नाम मल्टी ड्रग थेरेपी था और इसको यूनिफॉर्म मल्टी ड्रग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये एक 3 पैक किट रहता है जो कि लेप्रोसी पेशेंट्स को दिया जाता है। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dalma Wildlife Sanctuary recently seen in the news is located in which state? हमें बताना है जो Dalma Wildlife Sanctuary है किस स्टेट में लोकेटेड है। तो आंसर इज झारखंड। ओके, हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज झारखंड। अभी देखते हैं न्यूज में क्यों है। Dalma Wildlife Sanctuary, which is located 10 km from Jamshedpur, Jharkhand, is soon introducing a canopy walk at 20 feet height. यहाँ पे एक canopy walk को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 20 feet height पे। माने नीचे सेंचुरी, ऊपर 25 feet पे एक canopy walk यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पिक्चर में। अभी ये canopy walk का क्या सिग्निफिकेंस है और उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हम जानते हैं जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं या जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनको वहां पे जाके पिक्चर्स क्लिक करनी होती है, अपनी रिसर्च करनी होती है या इवन फॉर रिक्रिएशनल पर्पज, यानी कि जो भी वहां पे विजिट करने जाते हैं ऐसे, तो उनके लिए यहाँ पे इजी हो जाए, वो यहाँ से वॉक करके अपना नीचे जो भी उनको काम हो देखना हो या जो भी करना हो वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उनके लिए इस कैनोपी वॉक को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी थोड़ा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। इट्स एस्टैब्लिश्ड इन 1975। इट हाउसेज अ सिग्निफिकेंट इंडियन एलिफेंट पॉपुलेशन। बहुत ज्यादा एक बड़ी एक इंडियन एलिफेंट पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। ऑल्सो द सेंचुरी फॉल्स विद इन द कैचमेंट ऑफ, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो सुवर्णरेखा रिवर है और दिमना लेक है इनके कैचमेंट एरिया में ये सेंचुरी है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि जो दिमना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस रिवर के एंड किस लेक के कैचमेंट एरिया में है। ठीक है, दैट सुवर्णरेखा रिवर एंड दिमना लेक। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which player made history by hitting the fastest triple century in first class cricket? हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रिसेंटली कौन से ऐसे प्लेयर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिट की है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज तन्मय अग्रवाल। ओके, थोड़ा सा कंटेक्स्ट जानते हैं। तन्मय अग्रवाल सेट द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन जनवरी 2024। जो अग्रवाल है इन्होंने 160 बॉल्स में यहाँ पे 323 रन स्कोर किए अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश। और गेम कौन सी थी? इट वाज रणजी ट्रॉफी प्लेड ग्रुप गेम। अग्रवाल की जो 147 बॉल ट्रिपल सेंचुरी है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया? मार्को मारेस का। जो मार्को मारेस है इन्होंने भी एक ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी 191 डिलीवरीज में इन 2017, लेकिन इनको सरपास अभी कर लिया है। तन्मय ने इनकी जो ट्रिपल सेंचुरी हुई है वो 147 डिलीवरीज में हुई है। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Rusoma Orange Festival recently seen in the news is celebrated in which state? हमें बताना है कि जो रिसेंटली न्यूज में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल था ये किस स्टेट में मनाया जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज नागालैंड। ओके, नागालैंड ऐसी स्टेट है जहां पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि 4th ऑर्गेनिक जो ऑरेंज फेस्टिवल है रुसोमा विलेज नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया। ये 2 दिनों का फेस्टिवल होता है यहाँ पे।
ओके तो फेस्टिवल का गोल क्या है, जो वहाँ के रूरल फार्मर्स हैं उनको एनकरेज किया जाए कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और इनकम जनरेट करें। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जब जितने भी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हों उनका यूज़ अवॉइड करके, ठीक है, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ अवॉइड करके हम नेचुरल जो हमारी फर्टिलाइजर्स है जैसे कावडंग हो गया या बायो फर्टिलाइजर्स हो गई या मल्चिंग हो गई, ठीक है, वैसी चीज़ों को यूज़ करके हम हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स, हमारा यहाँ पे जो क्रॉप है उसको रेडी कर ले, दैट इज़ ऑर्गेनिकली, जब उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का कोई यूज़ नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो ये फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे MCQ है दैट इज डोगरी फोक डांस, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, इज़ अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट यूटी। हमें बताना है ये जो डोगरी फोक डांस है न्यूज़ में था रिसेंटली, तो किस स्टेट या यूटी को ये बिलोंग करता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज जम्मू, जम्मू स्टेट का ये, JNK स्टेट का ये डोगरी फोक डांस है। ओके यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं डांसर्स आर डांसिंग हियर। तो कंटेक्स्ट क्या है, जो जम्मू की डोगरी फोक डांसर रुमाल और राम है, इनको रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जो रुमालो है इनकी स्पेशलाइजेशन जो वहाँ का जम्मू का ट्रेडिशनल डग्गर रीजन डांस है उसमें है, जिसको डोगरी फोक डांस भी बुलाते हैं। अब ये डांस के बारे में थोड़ा जानते हैं। इस डांस को ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है, इनका लीडर सिंग करता है और डांस भी करता है, वाइल जो बाकी होते हैं वो बैठे सिटिंग पोजीशन में ड्रम्स पे बीट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और चिमटा पे ड्रम्स। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात है दैट्स ड्रम्स एंड चिमटा, लीडर सिंग्स एंड डांसेस और बाकी सिटिंग पोजीशन में बीट्स प्रोवाइड करते हैं ऑन ड्रम्स एंड चिमटा एंड ऑल्सो इट इज परफॉर्मड इन ग्रुप्स। तो रुमालो राम, इनको आप याद रखेंगे, इनको रिसेंटली मिला है पद्मश्री अवार्ड। ओके सो दिस इज इट, ये था पार्ट 1 आपके जनवरी 2024 करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।